आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। दिल्ली में इस बार फिर से केजरीवाल का जादू चला है। केजरीवाल ने जीत की हैट्रिक की है, जबकि बीजेपी ने अपनी हार का छक्का मारा है। इस मर्तबा भी आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अवाम ने जबरदस्त जीत दिलाई है। हालांकि गुज़िश्ता के मुकाबले में आम आदमी पार्टी को 5 सीटों का नुकसान हुआ है। सवाल ये उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी की जीत ने मुल्क में नई सियासत को जन्म दिया है? काम के नाम पर केजरीवाल की फतेह के आखिर माने क्या कुछ निकाले जाए? आज प्राइम डिबेट में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हो गए 5 साल, अरे अच्छे हो गए 5 साल। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। भारत माता की। I love you. नफरत की सियासत फ्लॉप, दिल्ली में फिर आप, कायम रही केजरीवाल की छाप। दिल्ली ने कहा लगे रहो केजरीवाल आप। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत हुई है। आम आदमी पार्टी ने 62 नशिस्तें जीती हैं, जबकि बीजेपी के उम्मीदवारों को सिर्फ 8 नशिस्तों पर कामयाबी मिली, जबकि कांग्रेस एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो सकी। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इंतखाबात में शानदार जीत के बाद खिताब करते हुए कहा कि दिल्ली के लोगों ने नई सियासत की बुनियाद रखी है। दिल्ली के लोगों ने आज देश में एक नई किस्म की राजनीति को जन्म दिया है, एक नई राजनीति को जन्म दिया है, जिसका नाम है काम की राजनीति। दिल्ली के लोगों ने अब संदेश दे दिया कि वोट उसी को जो स्कूल बनवाएगा। दिल्ली के लोगों ने संदेश दे दिया वोट उसी को जो मोहल्ला क्लिनिक बनवाएगा। दिल्ली के लोगों ने संदेश दे दिया वोट उसी को जो 24 घंटे बिजली देगा। दूसरी तरफ बीजेपी ने दिल्ली के असेंबली इंतखाबात जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। इसके बावजूद बीजेपी को शिकस्त हुई। बीजेपी इस बात से मुतमईन है कि इंतखाबात में उसका वोट शेयर बढ़ा है। दिल्ली के अंदर पहले से ज़्यादा वोट लिया। जनता दल यूनाइटेड और लोजपा के साथ मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़े। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से ख़त्म हो गई और उसने आम आदमी पार्टी के साथ अपने आप को मर्ज एक तरह से कर लिया। और दिल्ली में पूरे चुनाव में उसको सिर्फ 3,96,000 वोट आए पूरे दिल्ली के अंदर। लेकिन हमने सीटें भी बढ़ाई और अपना मत प्रतिशत भी बढ़ाया है। 16 फरवरी को अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वज़ीर आला के तौर पर तीसरी बार ओहदे और राजदारी का हलफ ले सकते हैं। हलफ बर्दारी तकरीब में कई सियासी और समाजी हस्तियों को मदऊ किए जाने का भी इम्कान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जीत की हैट्रिक की है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर अब नई सरकार जब बन रही है, आम आदमी पार्टी तीसरी बार इख्तिदार में आ रही है, क्या कुछ चैलेंजेस होंगे आम आदमी पार्टी के सामने? या जिस तरह से काम के नाम पर दिल्ली वालों ने अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को एक बार और मौका दिया है, आखिर दिल्ली में अब केजरीवाल मॉडल एक बनता जा रहा है। केजरीवाल मॉडल का मुल्क की सियासत पर क्या कुछ असर पड़ेगा? मुल्क की जो दूसरी रियासतें हैं वहां पर क्या कुछ असर पड़ेगा? इस पर भी हम बात करेंगे। कांग्रेस की हम बात करें, जो दूसरी बार लगातार ऐसा है, जो अपना खाता नहीं खोल पाई है। क्या मुसलमान कांग्रेस से नाराज हैं? जो उसका वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी की तरफ एक तरह से शिफ्ट हो गया। इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा सबसे अहम ये
कि आखिर वो क्या चीज है जिसने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को मोदी और शाह की जोड़ी पर फतेह दिलाई है, जीत दिलाई है। इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी से अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ राजीव पांडे जी हैं, स्पोक्सपर्सन बीजेपी के हैं। इनके अलावा मेरे साथ घनेंद्र भारद्वाज जी हैं, स्पोक्सपर्सन है आम आदमी पार्टी के। मोहम्मद इरफान कादरी हैं, लीडर कांग्रेस के। डॉक्टर एमएच खान साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप। रजा रिजवी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। और कुछ ही देर में मेरे साथ एक और सियासी तज्जिया निगार ऋषि मिश्रा भी डिबेट में जुड़ेंगे। सभी का बहुत इस्तकबाल और बहुत वेलकम। मैं सबसे पहले जो पॉलिटिकल एनालिस्ट या जो जर्नलिस्ट है, मैं उनसे बहुत जल्दी समझ लेता हूं। बहुत छोटा सा मैं रिएक्शन डॉक्टर एमएच खान आपसे मैं शुरुआत करना चाह रहा हूं। दिल्ली की जीत को किस तरह से देखते हैं? दिल्ली में जिस तरह से हमने देखा कि शुरुआत में ही अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि अगर हमने काम किया है तो काम के नाम पर ही आप वोट दीजिए, काम देखकर वोट कीजिए। ये जो नई एक सियासत है, वोट मांगने का जो नया तरीका है, इसे कैसे देखा जाए एमएच खान साहब? नहीं अबू हुरैरा साहब, एक तो दिल्ली के इलेक्शन को बहुत बड़ा इलेक्शन मानिए आप, क्योंकि दिल्ली में पूरे देश का आदमी रहता है। कर्नाटक का भी आदमी है, आंध्रा का भी आदमी है, कश्मीर का भी आदमी है, बिहार का भी आदमी है, उत्तर प्रदेश का भी आदमी है। वहां सारे हिंदुस्तान के सारे सूबे के लोग वहां रहते हैं, वोटर हैं। और अब देखिए, अब एक ही चीज है, न हिंदू पर वोट चलेगा, न मुसलमान पर चलेगा, अब काम पे चलेगा। अब ये बातें जो होती हैं लच्छेदार बातें, वो बातें नहीं चल पाएंगी। हर कोई भी पार्टी हो, किसी पूरे मुल्क में जो लोग काम करेंगे उन्हीं को आवाम अब वोट करेगी। देखिए, ये जो सारे चीजें आई, बीच बीच में बातें आती रही कि हाँ एनआरसी और एनपीआर और ये सब चीजें, इस पर कोई असर, लोकल इलेक्शन है, ये एमपी का इलेक्शन नहीं है, ये विधानसभा का इलेक्शन है कि लोकल मुद्दों पर चुनाव होता है। तो वहां की जनता लोकल मुद्दों के आधार पर ही वोट किया है उसने कि हमको लोकल स्तर पर क्या करना है। और गद्दार कौन है, ये तो गद्दार तो वही तय करेगा कि गद्दार कौन है। हर आदमी भारतीय है, ये मान लेना चाहिए। गद्दार जो है उसको पकड़ना चाहिए, उसको जेल में डाल देना चाहिए। गद्दार को गोली मारो वाले शब्द को जनता ने पसंद नहीं किया, मुझे लगता है। और इसको भी पसंद नहीं किया कि आप हिंदू मुसलमान करिए। देखिए, जितनी सीटें आप जीते हैं उसमें ज्यादातर सीटें, जैसे मान लीजिए 5 सीटें मुसलमानों ने जीती है, तो क्या अपने दम पर जीती है वो सीटें? नहीं, अपने दम पर नहीं जीती, मुसलमानों के दम पर नहीं जीती है। उसमें हिंदू भाइयों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है और सरदारों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। सारी सीटों पर जो है एक तरफा, ऐसा नहीं कह सकते कि आप मुस्लिम वोट की वजह से आप जीत गए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू भाइयों ने, सिख ईसाइयों ने, सबने मिलकर वोट किया है और पार्टी से उठ के वोट किया है। और कांग्रेस की जहां तक बात आप कर रहे हैं, कांग्रेस तो लड़ाई में थी ही नहीं, उसका वोट कहां से शिफ्ट हो जाएगा? वोट है ही नहीं उसका। उसकी एक नेता है प्रियंका गांधी, वो अपने आप को ये कहने में बिजी रही कि मैं तो गांधी परिवार की नहीं हूं, मैं तो वाड्रा परिवार की हूं। राहुल गांधी इसमें बिजी रहे कि मैं जनेऊ दिखा रहा हूं कि मैं तो ब्राह्मण हूं। तो ये लोग जनता के बीच में गए भी नहीं। ठीक है खान साहब, इस पर और बात करेंगे। आपका जो तज्जिया है वो यही है कि लोगों ने एक तरह से बदजबानी की सियासत, नफरत की सियासत और तोड़ने वाली जो सियासत है उसे एक तरह से नकार दिया है। इस पर और हम बात करेंगे। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान ऋषि मिश्रा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप भी मेरे साथ डिबेट में जुड़ गए। ऋषि मिश्रा जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं रजा रिजवी साहब, आपसे भी बहुत मुख्तसर में चाहूंगा कि आपका कमेंट क्या कुछ है दिल्ली की इस नई सरकार को लेकर। जिस तरह से तीसरी बार हमने देखा है कि 3 बार लगातार सीएम बनना आसान नहीं होता है। शीला दीक्षित भी बनी थी तो अपने काम और डेवलपमेंट के का जो उनका नारा था या जो डेवलपमेंट दिल्ली में दिख रहा था उसके नाम पर जीत कर आई थी। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से तीसरी बार जीत कर आए, इसके क्या कुछ माने निकाले जाएं? रजा रिजवी साहब। ये बिल्कुल सही बात है अबू हुरैरा भाई कि 15 साल तक शीला दीक्षित वहां चीफ मिनिस्टर रही, 15 साल, और आज उसकी पार्टी 0 पर है। वो पार्टी, ये सही है कि वो 15 साल रहे। जब दिल्ली विधानसभा का अनाउंस हुआ था इलेक्शन, तब दिल्ली में ये माहौल चल रहा था बिल्कुल अनाउंस के बाद, और पर्चा जो दाखिल हो रहा था कि साहब आम आदमी पार्टी 70 की 70 सीटें ले जाएंगी। आम आदमी पार्टी 70 की 70 सीट जीतेगी, कोई और नहीं जीत पाएगा वहां। ये एक माहौल चल गया था। लेकिन उसके बाद जब धीमे धीमे चुनाव बढ़ा आगे जाकर के, और 4-5 दिन जब रह गए चुनाव में,
तो फिर जरा से लगा कि नहीं भाई, कोई जो है वो अब और भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी को अब आत्ममंथन करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। दूसरा, ये जो स्टेट के चुनाव हैं, अब जैसे चैनल दिखा रहा था कि साहब अब जो है पूरे देश में इनको राजनीति करना चाहिए। राज्य के चुनाव बिल्कुल अलग होते हैं। अगर पटनायक जी पूरे देश में आ जाए तो हो सकता है उड़ीसा उनका कमजोर हो जाएगा। अगर ये ममता बनर्जी आम आदमी पार्टी ने भी कोशिश की थी, शुरू में आम आदमी पार्टी ने भी कोशिश की थी पूरे मुल्क में सियासत करने की, और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने नतीजा भी उसका देखा था। लड़े आप, बिल्कुल, हाँ देखा, इसलिए वो सिमट के उत्तर प्रदेश में बिल्कुल रह गए। तो ये जो नेशनलाइज है, जो राज्य स्तर के चुनाव है और जो नेशनल स्तर के चुनाव है, वो एक अलग तरीके के चुनाव है। और इनको आम आदमी पार्टी को राज्य स्तर यही चुनाव करना चाहिए, तो ये मजबूती से रह सकते हैं। अब नेशनल वाइज में जाएंगे तो जाहिर सी बात है, इससे पहले आपने चुनाव देखा ही है। ठीक है, मैं ऋषि मिश्रा साहब आपसे मैं बहुत छोटा सा मैं कमेंट लेना चाहूंगा। लगातार आप कल भी हमारे साथ रहे थे, डिबेट में जुड़े रहे थे। क्या कुछ मैसेज देती है दिल्ली की जीत, आम आदमी पार्टी की जीत, अरविंद केजरीवाल की जीत, उनका कॉन्फिडेंस, तीसरी बार सरकार में आना और सरकार बनाना, क्या कुछ मैसेज मिलता है दिल्ली की इस जीत से? आपके माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को, दिल्ली के जनता को बधाई देना चाहता हूं। और आपने देखा होगा ये दिल्ली चुनाव क्या क्या किस किस चीज का गवाह बना। कपड़ा लॉजी से लेके भोजन लॉजी, भारत पाकिस्तान, गोली मारो, ये विभिन्न प्रकारों का नारा एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से दिया गया, जिसको जनता ने नकार दी। ये चुनाव बिल्कुल एक स्पष्ट मैंडेट ये देती है कि अब जो चुनाव होंगे आगामी, जैसे बिहार और बंगाल में जो भी चुनाव होंगे, काम के आधार पर होंगे। आपको जनता ने मैंडेट दिया है काम करने के लिए, सिर्फ भावनात्मक भंवर में फंसाने के लिए नहीं। जिस प्रकार से बीजेपी ने दिल्ली चुनाव को आगे बढ़ाया, कहीं न कहीं मुझे लगता है बीजेपी के जो शीर्ष नेता थे या जो ऐसे नेता थे जो अपने बयान के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने दिल्ली चुनाव में बीजेपी का गर्क किया। जहां तक कांग्रेस की बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि यदि कांग्रेस मजबूती से लड़ती तो कहीं न कहीं इससे बीजेपी को फायदा होता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं गांधीनगर विधानसभा चुनाव को, यदि गांधीनगर विधानसभा को आप देखेंगे, वहां अरविंदर सिंह लवली और जो क्या कहते हैं नवीन चौधरी थे आम आदमी पार्टी के, उनके बीच वोट डिवीजन हुआ और उसका फायदा वहां पे इनको गांधीनगर में बीजेपी को मिला। तो कहीं ना कहीं एक कांग्रेस की स्ट्रेटजी रही होगी कि यदि मैं पूरे ताकत से लड़ूंगा तो 1, 2, 3, 4 सीट कांग्रेस को आ जाती, लेकिन फायदा बीजेपी को होता। और नो डाउट कांग्रेस का बड़ा दुश्मन जो है आम आदमी पार्टी नहीं, बीजेपी है। तो हो सकता है कांग्रेस का स्ट्रेटजी हो। बिल्कुल। मैं राजीव पांडे साहब आपके पास आना चाहूंगा, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट या जो जर्नलिस्ट थे, उनसे मैंने पहला कमेंट लिया कि आखिर इस जीत के माने क्या कुछ निकाले जाए। सबका यही कहने का मतलब था कि जिस तरह की बयानबाजी दिल्ली में हुई, एक तरफ आम आदमी पार्टी थी जो अपना काम दिखा रही थी, अपना डेवलपमेंट, मोहल्ला क्लिनिक और इसके अलावा हेल्थ और एजुकेशन पर बात कर रही थी। दूसरी तरफ हमने बीजेपी को देखा, कांग्रेस को तो आप बिल्कुल निकाल ही दीजिए पिक्चर से। बीजेपी को हमने देखा कि जिस तरह की बयानबाजी हुई उसका भी नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। राजीव पांडे साहब। अबू जी, सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को बधाई देता हूं। वो चुनाव जीते, सीएम बनेंगे और दिल्ली की जनता की सेवा करें, लेकिन इसके बहुत ज्यादा मायने मत निकालिए। क्योंकि जी, अगर आप देखिए कि 2014 में भी चुनाव हुआ था, बीजेपी 7 सीटें दिल्ली की जीती थी मोदी जी के नेतृत्व में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। दोबारा जो चुनाव हुआ 2019 में, तो आम आदमी पार्टी 18% पे सिमट गई थी। उस समय कांग्रेस नंबर 2 पे थी 22% के साथ। और फिर भारतीय जनता पार्टी 56.7% वोट के साथ, पॉपुलर वोट के साथ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 7 सीट जीती। इस बार अगर आप देखिए तो जितने भी चुनाव हुए हैं, जब से दिल्ली को राज्य का दर्जा मिला, मतलब सेमी राज्य का, तो भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से, वो इस बार का रहा है, जो हम 40%। लेकिन हम
50% जो हमारे होम मिनिस्टर साहब है और पहले के इससे पहले के अध्यक्ष जी, वो कहते हैं कि हर जगह हमको 50% पार करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे विपक्षी हैं वो अपनी सारी आइडियोलॉजी, सब चीजों को तिलांजलि देकर के जो हाथ मिलाने वाले हैं हमको डिफीट करने के लिए। तो इसमें मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी जो भी काम किए उसको शोकेस करने में सफल हुए और जनता को उन्होंने अपने पक्ष में लिया। लेकिन इसके अगर मायने आप निकालने लगेंगे तो बीजेपी और मोदी जी शोकेस नहीं करते, अपने काम को दिखाते नहीं है, रैलियों में जाते हैं वहां पर अपने काम की बात नहीं करते हैं। बीजेपी क्या अपने काम की बात नहीं करती है? सुन तो लीजिए, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। बिल्कुल करते हैं। दूसरी बात क्या है कि आपने एक जो मैं कल से देख रहा हूं कि सभी चैनल पे, मैं और भी डिबेट में गया था जी जी। कि उनके काम पर वोट मिला और ये लोग कोई और डिबेट कर रहे थे। अगर आप मोदी जी की पूरी स्पीच सुन लें या और भी नेताओं की स्पीच सुने, उसमें आपको काम की चर्चा है। लेकिन यहां चूंकि सरकार केजरीवाल जी की थी तो दिल्ली में वो काम किए। हम कह रहे थे कि हम बेहतर काम करके देंगे, लेकिन जनता ने केजरीवाल जी को समर्थन किया। एक दूसरी बात आप करके देंगे और उन्होंने किया, इसमें फर्क है राजू पांडे साहब, इससे समझना पड़ेगा। तो सरकार में है ही नहीं, आप करके देंगे, इसमें फर्क है। वो कर रहे हैं, उन्होंने किया है आवाम के लिए, और आप करके देंगे आने के बाद, उसकी भी गारंटी नहीं है। अबू जी, दिल्ली की सरकार में हम नहीं है, हम देश की सरकार में थे। तब देश की जनता ने और दिल्ली की जनता ने हमको 57% वोट दिया है, इनसे बहुत ज्यादा वोट दिया है, इनको तो 50% वोट मिला है। पहली बात। दूसरी जो बात आपने कहा कि ये काम की, देखिए ऐसा है, अरविंद केजरीवाल जी बहुत इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन है। उन्होंने एक तरफ तो अमातुल्ला खान नाम के लोगों को रोड पे छोड़ा गुंडागर्दी करने के लिए, सीए में बस में आग लगाने के लिए, और दूसरी तरफ वो खुद हनुमान जी के शरण में चले गए। अब हनुमान जी के शरण में गए तो उनको फायदा हुआ होगा, और जब शरण में गए हैं तो निकलते ही उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अब मैं चाहता हूं कि उस पर भी एतराज है, कोई हनुमान जी के मंदिर में दर्शन के लिए जा रहा है, दिल्ली के लिए काम जा रहा है, तो बीजेपी को उस पे भी एतराज है। मतलब हिंदुत्व के ठेकेदार सिर्फ बीजेपी वाले हैं, हिंदुत्व के ठेकेदार सिर्फ बीजेपी वाले हैं राजू पांडे साहब। अबू जी वो शरण में आए हैं, अच्छी बात है। मैं चाहता हूं जो आप इसके मायने निकालने की बात कर रहे हैं, मायने उन्होंने पहले भी निकाला था, वो चले गए थे वाराणसी लड़ने के लिए, जमानत नहीं बची। मैं भारद्वाज जी और भी सारे सवालों का जवाब दे लेता हूं, ठीक है। मैं गणेंद्र भारद्वाज जी, बीजेपी कह रही कि इसके बहुत ज्यादा माने ना निकाले जाएं। हालांकि 2019 में आप क्लीन स्वीप दिल्ली में करते हैं, 7 की 7 सीटें ले जाते हैं, और उसके बाद जिस तरह का नतीजा आता है, इस पर माने तो निकलेंगे ही निकलेंगे। देखिए, मैंने अभी राजीव पांडे जी को सुना और मैंने 15 मिनट से सब लोगों को सुना है जी। तो मैं भी चाहता हूं कि मेरी बात को 1 मिनट सुना जाए। राजीव पांडे जी ने 2014 की विक्ट्री की जिक्र करा, फिर जिक्र नहीं करा कि 2015 में भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में क्या असर करा। 2014 के बाद सीधा 2019 में आ गए। 2015 भूल गए कि 2015 में दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों को समेट दिया था 32% वोटों के साथ। कल से मैं सुन रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारी वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ गई। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि आप सरकार बनाने के लिए लड़ रहे थे या वोट ऑफ परसेंटेज बनाने के लिए लड़ रहे थे? दूसरा सवाल कि हमने इस पूरे चुनाव को एक नैरेटिव पे लड़ा, हमने पॉजिटिव एजेंडा रखा। पूरे चुनाव के अंदर पहली बार कोई मुख्यमंत्री, कोई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों के बीच में आता है और कहता है कि मैंने काम किया हो तो मुझे वोट करना, अगर मैंने काम नहीं किया हो तो मुझे वोट मत करना। पहली बार कोई मुख्यमंत्री जाता है, अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाता है, गारंटी कार्ड लेके जाता है। पहली बार कोई मुख्यमंत्री कहता है कि मैंने दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक करे। हम कहते थे हमने दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक करे, ये कहते थे कि शाहीन बाग। हम कहते थे सरकारी अस्पताल ठीक करे, कहते थे शाहीन बाग। हम कहते थे हमने बिजली पानी फ्री करा, कहते थे शाहीन बाग। किस तरीके की हेट स्पीचेस हुई, किस तरीके से दिल्ली के माहौल को बिगाड़ा गया। पहली बार दिल्ली का ऐसा चुनाव हुआ जो इतना कॉम्युनल हो गया था कि इनके गृह मंत्री कहते कि बटन इतना तेज दबाओ कि शाहीन बाग में करंट लगे, बटन इतना तेज दबाओ कि वहां जो देशद्रोही बैठे हुए, पाकिस्तानी बैठे हुए। क्या लोकतंत्र में किसी को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? क्या अगर कोई सरकार की नीति से सहमत होगा आप उसे देशद्रोही कह दोगे, आप उसे पाकिस्तानी कह दोगे? अगर कोई देशद्रोही था तो दिल्ली पुलिस किसके पास है? आप उनको पकड़ते, उनको जेल में डालते, उन पर एफआईआर करते। किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, आप उसको पकड़ते, उसको जेल में डालते। लेकिन आपने पूरे का पूरा चुनाव नेगेटिव एजेंडे पे लड़ा। परवेश वर्मा ने यहां तक कह दिया कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है। हम पूछना चाहते हैं कि दिल्ली में गरीब आदमी के लिए काम करना आतंकवाद है क्या? सरकारी स्कूल ठीक करना आतंकवाद है क्या? महिलाओं को बस में यात्रा फ्री कराना आतंकवाद है क्या? बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री कराना आतंकवाद है? अरे किस तरीके का चुनाव था? कोई कहता गोली मार दो, कोई कहता
कहता था आग लगा दो। किस तरीके का चुनाव, पहली बार हमने भी देखा है दिल्ली में। और भारतीय जनता पार्टी ये वाले कह रहे थे साथी, मैं इनको बता दूं कि 1998 के बाद आज 22 साल हो गए हैं। 22 साल से दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आने नहीं दिया, और 5 साल और हो गए, 27 साल से दिल्ली की विधानसभा से बाहर है। इनको सोचना चाहिए धर्म कौन लाया। मैं कह रहा हूं कि आप राजू पांडे जी बहुत छोटा सा रिएक्शन देना चाह रहे हैं। मैं ऋषि जी उसके बाद आ रहा हूं, और फिर इरफान कादरी साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा। राजू पांडे जी बहुत छोटा सा रिएक्शन जी। बस इन्होंने कहा बात कि कंप्लीट कर दूं, मैं अपनी बात देश के नहीं बात हो, मेरे ख्याल से बात हो गई। मैं अब राजू पांडे जी से कमेंट ले लेता हूं, फिर आऊंगा आपके पास। जी इनके पार्टी के जो विधायक चुन के आए हैं वो शर्जील इमाम नाम के वेजिंग वार टू द नेशन में चार्ज में आज अंदर है। ये आम आदमी पार्टी के विधायक उस शर्जील इमाम के समर्थक थे, उनके साथ इनका वीडियो है। कहे तो मैं इनको ईमेल कर देता हूं। देखिए अरविंद केजरीवाल रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। राजू पांडे की रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मुसलमानों के वोट को मतलब इसी बयानबाजी में वहां पर शिकस्त हुई है राजू पांडे किसी दूसरी पार्टी को नहीं गया। और यहां पर केजरीवाल जी डर के मारे शाहीन बाग नहीं गए। अब इनका प्रवक्ता चिल्ला रहे हैं क्यों नहीं स्टैंड लिया आपने शाहीन बाग पे, जाते केजरीवाल? मैं जवाब दूं तो चले जाओ। बहुत जल्दी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। ऋषि जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। जी भारद्वाज जी बहुत छोटा सा रिएक्शन, बहुत छोटा सा। सुनिए, मैं चुनाव भारतीय जनता पार्टी, देखिए मैंने किसी जवाब नहीं चाहता हूं। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं लास्ट लाइन बोल रहा हूं। दिल्ली की जनता ने आपको चुनाव दिया है जीत करके, मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन आप बुलवाते रहे की बात दिल्ली के लोगों ने आपको बोलने का अधिकार छीन लिया भैया आपसे। दोनों बार लोकसभा बोलने का अधिकार छीन लिया है। क्यों नहीं मिली सीटें? फिर 8 लोकसभा पार्टी हो 14 और यहाँ पे डिबेट में इतना बड़ा ज्ञान बांट रहे हो। और ऐसे 3 बार लगातार ऐसे थोड़ी होता है। इसकी पार्षद के चुनाव में भैया राजू पांडे जी, अरे दूसरा राजू पांडे बोलूं मैं, अरे तेज बोलने से कोई राजू पांडे जी राजू पांडे को टिकट मिल जाएगी। राजू पांडे जी जो बात यहाँ पर भारद्वाज जी कह रहे हैं कि यही ज्ञान चुनाव में अगर आप बांटते तो शायद नतीजा कुछ अलग होता। बीजेपी जो ज्ञान टीवियों पर बैठकर दे रही है, ये ज्ञान अगर दिल्ली के आवाम को दिया जाता तो शायद नतीजा अलग होता। मैं ऋषि जी आपके पास आ रहा हूं, बहुत छोटा सा रिएक्शन दीजिए। कादरी साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। जी जी मेरा राजीव पांडे जी से सवाल है, दिल्ली की जनता ने मैंडेट दे दिया है, दिल्ली की जनता ने मैंडेट दे दिया है। अब ये बताए इनके जो तथाकथित एक नेता है कपिल मिश्रा, जिसने हमारे प्रधानमंत्री के चरित्र पर सवाल उठाया था, उस नेता से मैं सवाल करता हूं कि ये आप दिल्ली की जनता ने मैंडेट दे दिया है, आज ये बताए राजीव पांडे पाकिस्तान जीता है या भारत हिंदुस्तान जीता है? ये लोग देश के जनता को राजू पांडे हैं। क्या कहा था जवाब पाकिस्तान के बीच? मिश्रा जी जवाब दे रहे हैं। राजू पांडे जी जवाब राजू पांडे जी, जीत किसकी हुई है दिल्ली में? जीत किसकी हुई, पाकिस्तान या हिंदुस्तान की? हाँ अबू जी आप मुझसे पूछ रहे हैं सवाल क्या? जी नहीं, ऋषि जी ने आपसे सवाल किया, मैं नहीं पूछ रहा हूं। ये सवाल ऋषि मिश्रा जी का है आपसे राजू पांडे जी। जिनका भी है मेरी जवाब सुन लीजिए। कपिल मिश्रा जी ने जो कहा है उसका जवाब कपिल मिश्रा देंगे। मैं यहाँ कपिल मिश्रा प्रधानमंत्री का चरित्र पर सवाल उठाने वाले को बीजेपी ने टिकट दिया। इतना हल्ला कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के कैरेक्टर पे सवाल उठाने वाले को बीजेपी ने टिकट दिया, और उस व्यक्ति ने भारत और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच चुनाव की बात की। आज ये बता नहीं पाएंगे कि आज कौन जीता है, हिंदुस्तान जीता है या पाकिस्तान जीता है। नहीं राजू पांडे अबू जी ऐसा है, मैंने बता दिया, मैं दोबारा वही कहूंगा। कपिल मिश्रा जी ने जो कहा है वो कपिल मिश्रा जी का नंबर आपको फॉरवर्ड नहीं ये तो बीजेपी का बहुत पुराना तरीका है कि जो बयान उनकी तरफ से आए वो पर्सनल बयान है उनका, पुराना ये बीजेपी का बहुत पुराना स्टाइल है। राजू पांडे काय बात के प्रवक्ता भैया, मैं इरफान खादरी मैं आपके पास आ रहा हूँ। बात हो गई भारद्वाज जी, मैंने टाइम दे दिया, ऋषि जी मैंने आपको टाइम दे दिया, इरफान खादरी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं इरफान खादरी बात हो गई, आप लोगों की बात हो गई। अब सुन लीजिए, एक एक करके बात कीजिए, जिस तरह से अच्छे से डिबेट चलना चलने दीजिए। ठीक है ऋषि जी, बात हो गई। ऋषि जी आपका गला पहले से खराब है, चिल्लाइए मत देना होगा बीजेपी को। ऋषि जी, ऋषि मिश्रा जी सुन लीजिए, प्रधानमंत्री का अपमान बर्दाश्त सुन लीजिए। ऋषि मिश्रा भारत के प्रधानमंत्री का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है बात हो गई। ऋषि मिश्रा जी बात हो गई। इरफान खादरी साहब, इरफान खादरी जी, जब से नतीजे आए हैं या चुनाव से पहले भी जब कैंपेन चल रहा था पूरे चुनाव का, और जब नतीजों के बाद तो ये नैरेटिव और ज्यादा मतलब मजबूत हो गया कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच का हिस्सा थी। कांग्रेस अपनी जीत नहीं देख रही थी, कांग्रेस बीजेपी की हार देख रही थी पूरे चुनाव में।
अबू जी, सबसे पहले मैं अरविंद केजरीवाल जी को जो है बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी फिर एक मरतबा चीफ मिनिस्टर बने हैं और उनकी वॉलंटियर्स को मुबारकबाद देता हूं। जिस तरह से उन्होंने डेमोक्रेसी के अंदर हार जीत चलते रहती है, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी और उनके वॉलंटियर्स ने काम किया है और जनता ने उन्हें पसंद किया है 5 साल के लिए, बिल्कुल उनकी पब्लिक की जो राय है हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, हमारी पार्टी जो है ग्राउंड लेवल पे हमने 5 साल काम किया है लगातार, लेकिन हाँ थोड़ा सा इस बार भी हमको जो है ना निराशा हासिल हुई है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि शीला जी इस वक्त हमारे साथ नहीं है, तो कांग्रेस दिल्ली को जो है बहुत बड़ा नुकसान है इस चीज के ऊपर। और रही बात बीजेपी की, बीजेपी गला फाड़ फाड़ कर जब से जो है राजीव जी बोल रहे हैं और मेरे सवाल का तो जवाब दिया नहीं इरफान कादरी साहब आपने, बहुत ही मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं। क्या आम आदमी पार्टी का जिस तरह से कांग्रेस ने मेहनत नहीं की पूरे चुनाव में, फोकस नहीं किया कांग्रेस ने दिल्ली के पूरे चुनाव पर, आम आदमी का कहीं ना कहीं उसने सपोर्ट किया? नहीं, हमने किसी को सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट आया वो बहुत ही हैरानकिन रिजल्ट है। हम लगातार काम करेंगे फिर, क्योंकि मैं बताया जिस तरह से हमारे जो नेता हैं बहुत से कोशिश किए हैं वहां पर 5 साल पिछले लगातार अरविंद केजरीवाल जी की पॉलिसी से, उसके हमने बताया कि हमने शीला दीक्षित जी के टाइम पे हमने कितना काम किया था दिल्ली में बताया, लेकिन दिल्ली की जनता का जो है जो भी रिजल्ट आया हम उसके एक्सेप्ट करेंगे। डॉक्टर एम एच खान साहब, एक सवाल निकल रहा है खासतौर से कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए भी। खान साहब, एक सवाल यह है कि क्या दिल्ली में जिस तरह का मुस्लिम वोट बैंक की खासतौर से बात करें, माइनॉरिटी का जो वोट बैंक था उसकी बात करें, क्या आपको लगता है कि जो जिस तरह की बयानबाजी दिल्ली में हुई उसमें पूरा मुस्लिम वोट बैंक जो था वो यूनाइट हो गया बीजेपी के अगेंस्ट में? और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का रिवायती वोट बैंक मुस्लिम वोट माना जाता है, वो क्या कांग्रेस से नाराज हो गया? आखिर ये नाराजगी किस तरह की है कि जीरो पर दूसरी बार फिर जीरो पर कांग्रेस रही? नहीं, बड़ी हैरानी होती है जब कांग्रेस के प्रवक्ता लोग कहते हैं कि शीला दीक्षित नहीं रही। शीला दीक्षित के बेटे हैं, उन्हीं को कैंपेनिंग में नहीं रखा। राजीव गांधी जिंदा थे तब कितनी सीटें आ गई थी, उसके बाद मनमोहन सिंह आ गए तो यूपीए सरकार आ गई। ये सब बातें बहलाने वाली बातें हैं कि वो नहीं थे तो ऐसा हो गया, ये नहीं थे वैसा हो गया। देखिए पूरे मैं कह रहा हूं कि आज दिल्ली विधानसभा को जब देखिएगा तो हिंदुस्तान का एक गुलदस्ता नजर आएगा। उसमें हिंदू भी जीत के आए हैं, उसमें मुसलमान भी जीत के आए हैं, उसमें क्रिश्चियन भी जीत के आए हैं, उसमें सरदार भी जीत के आए हैं। सारे कौम के लोगों ने वोट किया है। कोई एक कौम को आप नहीं कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के 5 के 5 मुस्लिम कैंडिडेट थे, 5 के 5 मुस्लिम उम्मीदवार थे, सबको बम्पर जीत हुई है दिल्ली में। खान साहब, क्या कांग्रेस से नाराजगी और बीजेपी को शिकस्त देना मकसद था मुस्लिम वोट बैंक का, मुसलमानों का? कांग्रेस से नाराजगी खाली मुसलमानों की नहीं है, सबकी है। देखिए सबसे बड़ी यह बात है कि जब यूपीए की सरकार थी, सच्चर कमेटी आई थी, उसमें कहा गया था कि मुसलमानों की हालात जो है दलितों से भी बदतर है। 1% 0% काम नहीं किया कांग्रेस ने। किस आधार पर कांग्रेस को वोट देगा मुसलमान? ठीक है, या किस आधार पर? इरफान कादरी कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं। अम्बेडकर साहब को हराने का काम कांग्रेस वालों ने किया। जिस तरह से जो है भी आपके साथ नहीं है, मुस्लिम भी आपके साथ नहीं है, वाड्रा बन के घूम रहे हो आप, पंडित बनने के। ठीक है, खान साहब बात हो गई, इरफान कादरी जवाब दे रहे हैं। देखिए ये जो आप झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ अपने डेवलपमेंट पे काम किया। आपने झूठे वादे किए थे, आपने कहा था कि आपने कहा था एम्प्लॉयमेंट देंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं आया। और रही बात 3 महीने के अंदर आपको पता नहीं, सच्चर कमेटी में क्या काम किया? सिर्फ 3 महीने में बताइए। देखिए वही सच्चर कमेटी में बताइए, आप कहने दीजिए तो मैं सुनाऊंगा आपको। कमेटी पे 15 साल आप देखिए कांग्रेस के जमाने में 39% मुसलमान आबादी के लोग नौकरियों में थे, आज 1% से 0 चले गए हैं मुसलमान। देखिए मैं आपकी बात के टाइम पे मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप मुझे बात करने का मौका दें। आप अगर इस तरीके से डिबेट करेंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा आपके पास। देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मत कीजिए, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। नहीं, आप डिवाइड कर रहे हैं, आप पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं।
आप पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। आप नौजवानों के बारे में नहीं सोच रहे। आप और हर अपने जगह को पे गुमराह चलिए कर ठीक है, बात हो गई, बात हो गई। इरफान खातिर साहब जवाब हो गया आपका, एमएच खान साहब आप कर रहे हैं। बात हो गई। मुझे देखिए, बहुत छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है। सारे मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्या बिजली, पानी और हेल्थ का जो फॉर्मूला अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का है, दिल्ली वालों को एक तरह से भा गया है, लेकिन दिल्ली की सियासत का जो काम की राजनीति का नया जो मॉडल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने दिया है, मुल्क की सियासत पर इसके क्या कुछ असरात होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने हैट्रिक की है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह की सियासत दिल्ली में हुई है, आम आदमी पार्टी जिस तरह से उसने काम के नाम पर वोट मांगा है और बम्पर जीत, उसकी शानदार जीत हुई है, आखिर इस सियासत का मुल्क की सियासत पर क्या कुछ असरात होंगे, क्या कुछ असर पड़ेंगे? क्या मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी अब यह सियासत की जाएगी? काम की राजनीति या काम की जो सियासत है, क्या वो अब मुल्क के दूसरे हिस्सों में पहुंचेगी? इसी पर हम प्राइम डिबेट में बात कर रहे हैं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी आपके पास आ रहा हूं। बहुत छोटा सा सवाल है कि आखिर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने मोदी और शाह की जो हिकमत अमली है, जिसे रणनीति हम बोलते हैं हिंदी में, उस हिकमत अमली को आखिर किस तरह से तोड़ा? क्या कुछ ऐसा फॉर्मूला था जिस पर फिर दिल्ली वाले एक तरह से मजबूर हो गए कहने पर कि अरविंद केजरीवाल लगे रहो अगले 5 साल? देखिए, नफरत पे प्यार भारी पड़ा और जुमलों पे काम भारी पड़ा। ये लोग जुमले बोल रहे थे, हम काम करके दिखा रहे थे। 5 साल हमने लगातार लोगों के बीच में काम करा। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ जो डेवलपमेंट है उसको अप्रिशिएट करा, उस पर मोहर लगाई और आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की पूरे देश में चर्चा है। जहां दूसरे दलों की सरकारें हैं, वहां की भी जनता ये कह रही है कि हमें अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट चाहिए। जहां पे गरीब आदमी की बात हो, जहां मजदूर की बात हो, जहां किसान की बात हो, जहां महिला सम्मान की बात हो, जहां बुजुर्गों के सम्मान की बात हो, वो भी कह रहे कि हमें भी 200 यूनिट फ्री बिजली चाहिए, हमें भी 20,000 लीटर पानी चाहिए। ये मूलभूत सुविधाएं सरकार का देने का काम है जनता को। जनता क्यों सरकार चुनती है? इसीलिए तो सुनती है। शासन का काम ही है। शासन अगर गरीब आदमी की जो आखिरी कतार पे बैठा है, अगर शासन उसका हाथ पकड़ के, उसकी उंगली पकड़ के उसको आगे नहीं लाएगा तो कौन लाएगा? आज अरविंद केजरीवाल ने वो काम करा है। हमने पूरा कैंपेन हमारा ये था, हमने बोला काम पे वोट चाहिए। और अब हम राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं पूरे देश की जनता को कि आओ आम आदमी पार्टी से जुड़ो, आप और हम मिलकर राष्ट्र का निर्माण करेंगे। पूरे राष्ट्र में सरकारी स्कूल ठीक हो, सरकारी अस्पताल ठीक हो, महिलाओं का सम्मान हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, बुजुर्गों का सम्मान हो, बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं हर आदमी का अधिकार है। आवास हर आदमी का अधिकार है, ये मिलना चाहिए। किसानों को बढ़ा हुआ एमएसपी मिलना चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये हमारा राजू पांडे जी, ये हमारा धर्म है। राजू पांडे जी, क्या जिस तरह से भारद्वाज जी कह रहे हैं कि नफरत पर प्यार की जीत हुई है, मैं सिर्फ वो रणनीति समझना चाह रहा हूं जिसने अमित शाह और मोदी जी की जो हिकमत अमली और उनकी जो रणनीति उसे लगातार दूसरी बार या तीसरी बार कहिए कि इस तरह से शिकस्त दिया है। क्या कुछ कमियां बीजेपी की तरफ से रह गई? कहां पर गलती हो गई इस चुनाव में बीजेपी की तरफ से? देखिए, ये तो रणनीति में क्या है तो पार्टी मंथन करेगी और इसके बारे में तय होगा और उस पर काम किया जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा और आप भी बार बार कह रहे हैं कि काम पर वोट मिला। एक बात बताइए, नवीन पटनायक जी काम पर वोट ला करके चुनाव नहीं जीत रहे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल काम करने के बाद 282 से 303 पे गई ना। मोदी जी 3 बार लगातार गुजरात में जीतते रहे, शिवराज सिंह चौहान 3 बार लगातार जीतते रहे। ये बार बार आप एजेंडा क्यों चला रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल काम पर जीत रहा है? अरविंद केजरीवाल ने किया क्या है? देखिए, बड़ी उन्होंने स्ट्रेटजी, उन्होंने फ्रीवीज भी बांटे हैं। जनता, हमने भी कहा था कि हम करेंगे। लोगों का अपमान मत करो, ऐसे दिल्ली की जनता का गलत है। मैं जब कोई भी बात कर रहा था मैंने किसी ने एक शब्द नहीं कहा था। मेरी बात को कंप्लीट करने दीजिए। जब आप बात कर रहे थे मैंने एक शब्द नहीं कहा। ज्यादा चिल्लाइए मत। ग्लोरीफाइड म्युनिसिपैलिटी भी नहीं है दिल्ली सरकार। आप दिल्ली के लोगों मेरी बात जवाब कर रहे थे, मैंने नहीं कहा अपमान मत करो। मेरा कहना है दिल्ली के लोगों से एक नंबर का झूठा दिल्ली के लोगों से आप जनता बहुत जल्द रियलाइज करेगी। दिल्ली के लोगों ने पहले केवल 18% वोट दिया।
ये कांग्रेस पार्टी ने एक राजनीति किया। अरे केजरीवाल तो आतंकवादी भी बोला, भारतीय जनता पार्टी को डिफीट नहीं कर सकते गाली दी थी तो हम आपने केजरीवाल को मैदान से मर्ज कर लिया आतंकवादी बोला। पार्टी अगर गरीब आदमी के लिए पार्टी कांग्रेस में मर्ज कर स्कूल ठीक दोनों पार्टियों ने मिलकर के आतंकवादी है। जनता डेमोक्रेसी के साथ विश्वासघात किया। कैसे? ये दोनों तरफ से चुनाव लड़ते रहे, इनके नेता कह रहे हैं कि हम केजरीवाल के साथ हैं, के लोगों ने केजरीवाल के साथ हो तो मर्ज कर लेते। सीख नहीं मिली। देश की जनता देख रही है, दिल्ली की जनता भी देख रही है। आज भी अराजकता की बात कर रहे हो। ठीक है, हमने फ्री ठीक है, बात बात की। हो गई। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग जिस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, वो माधव जी बात हो गई, माधव जी बात हो गई। राजू पांडे साहब आपका भी जवाब दीजिए। मैं ऋषि मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगा। ऋषि मिश्रा जी नहीं ठीक है, ठीक है, राजू पांडे जी बात होगी। मैं ऋषि मिश्रा जी आपके पास ऋषि मिश्रा जी, जो अरविंद केजरीवाल मॉडल बताया जा रहा है उसके मुकाबले में राजीव पांडे जी ने कई चीजें बताई। उन्होंने कहा कि उड़ीसा में क्या पटनायक काम नहीं कर रहे हैं, या पिछली सरकार में क्या मोदी जी ने काम नहीं किया जिस तरह से जीत हासिल की। मैं सिर्फ यह समझना चाह रहा हूं कि क्या कुछ अलग है अरविंद केजरीवाल का काम करने का तरीका, जिसकी वजह से सीना ठोककर वो पहले कहते हैं कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट मिले वरना वोट मत दीजिए। झूठ बोलने का एक्सपर्टाइज है और हिंदू ऋषि मिश्रा जी उन्होंने बहुत अच्छा नहीं, राजू पांडे जी बात हो गई, मेरे ख्याल से बात हो गई। मैंने टाइम दे दिया आपको उसके थ्रू। मेरा ये जवाब है, मैंने बता दिया अपनी बात। ठीक है, ऋषि मिश्रा जी। जी अबू जी मुझे राजीव जी का जवाब देने दीजिए। मैं इरफान कादिर साहब आ रहा हूं, थोड़ी देर में आ रहा हूं आपके पास। जी ऋषि मिश्रा जी सवाल दोहराएंगे अबू जी? ऋषि मिश्रा जी, मैं ये कह रहा था कि राजीव पांडे जी ने केजरीवाल के काम पर कहा कि मुल्क में तो इस तरह से कई स्टेट हैं। उन्होंने उड़ीसा की मिसाल दी, उन्होंने खुद मोदी जी के काम की मिसाल दी, इसी तरह से उन्होंने शिवराज जी की मिसाल दी। मैं सिर्फ यह समझना चाह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल का वो आखिर कौन सा स्टाइल है जिस पर चुनाव से पहले सीना ठोक कर कहते हैं। अमित शाह ने सीना ठोक कर नहीं कहा था कि काम के नाम पर वोट दीजिए, जबकि खुद पीएम मोदी ने चुनाव से पहले पक्की बस्ती का ऐलान किया था, बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च की थी। आज उसी कच्ची बस्ती के सबसे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को मिले हैं। वो कौन सा स्टाइल है आम आदमी पार्टी का जिसने फिर से जीत दिला दी? अबू जी, मैं ये दिल्ली विधानसभा चुनाव में करीब 40 से 45 विधानसभा में बूथ वाइज वार्ड वाइज घुमा हूं। मैंने ये देखा कि जो झुग्गी झोपड़ियों के जो वोट हैं वो एक तरफा आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर रही थी। करीब 90 और 10% का जो रेशियो है, 10% बीजेपी को जा रही थी तो 90% आम आदमी पार्टी को जा रही थी। उसी तरह मुसलमान तबके का वोट, जैसे चांदनी चौक में ही ले लीजिए, 3 वार्ड हैं, चांदनी चौक, सिविल लाइन और जामा मस्जिद वाले बेल्ट में करीब 90% आम आदमी पार्टी को वोट जा रही थी। आपने जो सवाल किया है उसका रूट आप देखिए। यदि 2019 के चुनाव में मोदी जी की सफलता में सबसे बड़ा कारण था सोशल इम्पैक्ट का। सोशल इम्पैक्ट मतलब उज्ज्वला योजना को आप देख लीजिए, स्वच्छता योजना को देख लीजिए। उसी तरह केजरीवाल ने उसी फॉर्मूला को उनसे बढ़ा के काम किया, जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी, बस यात्रा फ्री कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो सोशल इम्पैक्ट पे जो केजरीवाल ने काम किया वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट किया है। और हमारे ब्रदर जो बीजेपी के जो नेता बैठे हैं, आज भी देखिए केजरीवाल को करीब 53% वोट मिले हैं, लेकिन आज भी इनके एक विधायक केजरीवाल को आतंकवादी कहा है। तो बीजेपी अपने ही गलती पे बार बार गलती करती जा रही है। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को, जिसको दिल्ली की 54% जनता ने चुना है, 54% जनता ने मैंडेट दिया है, उसको फिर से आतंकवादी करना, ये मैं नहीं समझता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी वाली बीजेपी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी खुद से गलती करती जा रही है। और जहां तक कंपैरिजन करेंगे, जहां हमारा स्टूडियो है, जहां से हम लोग बात कर रहे हैं, उसी उत्तर प्रदेश में राजीव पांडे जी नहीं बताएंगे कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न किसी राज्य में हुआ है, वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो खुद पहले अपने कामों को देखें, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के कामों को। ठीक है, राजू पांडे जवाब दे रहे हैं। राजू पांडे जी जवाब दे रहे हैं। अबू जी, मिश्रा जी अब सुन लीजिए जी। देश में सबसे बड़ी जो आबादी है वो यूपी में है। नंबर ऑफ क्राइम्स हुए होंगे, क्योंकि मैं अभी रिपोर्ट लेके आया, उस पर डिबेट था नहीं, ये कहीं से कहीं जा रहे हैं। लेकिन क्या पिछली सरकार से कम हुआ? मैं काम का तुलना किया, मैं काम का तुलना किया हूं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो मेरा घर में नहीं बनता है, ये केंद्र सरकार का ही है। उत्तर प्रदेश में मां बहनों के साथ सबसे ज्यादा उत्पीड़न इसी योगी सरकार के कार्यकाल में हुआ है। तो कैसे आप केजरीवाल से कंपैरिजन कर सकते
बात तो होने दीजिए। आपने बात दोबारा उसी बात को किया, सुन लीजिए दोबारा, आपने वही कहा। हाँ। कुछ आपने ऐड नहीं किया। हाँ। मैं क्या कह रहा हूं अबू जी, देश की जो सबसे बड़ी जो आबादी है वो यूपी में रहती है। हो सकता है कि उसमें नंबर होंगे क्राइम, लेकिन हमको ये देखना है कि क्या योगी जी की सरकार में आने के बाद क्राइम बढ़ा या घटा है। मेरे हिसाब से कोई भी आदमी कहेगा कि यूपी के शासन पर कहां चले गए? ऋषि जी आप और राजू पांडे जी दिल्ली पर आइए। ठीक है, यूपी पर मत जाइए, यूपी पर मत जाइए, यूपी पर मत जाइए। ऋषि मिश्रा जी यूपी पर मत जाइए, राजू पांडे जी यूपी पर मत जाइए, यूपी पर मत जाइए। मैं राजू पांडे साहब, नहीं ठीक है, यूपी पर मत जाइए, यूपी पर मत जाइए। ठीक है, बात हो गई, दोनों लोगों की बात हो गई। आज जो बात हो रही है नहीं ठीक है, राजू पांडे जी बात हो गई, ऋषि मिश्रा जी अब खामोश हो जाइए। बात हो गई। मैं रजा रिजवी साहब आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, पांडे जी बात हो गई, राजू पांडे जी बात हो गई, ऋषि मिश्रा जी बात हो गई, सुन लीजिए, डिबेट आगे बढ़ने दीजिए। मैं रजा रिजवी साहब आपके पास आ रहा हूँ। सर मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आज जो हमारे डिबेट का टॉपिक है कि दिल्ली की जो सरकार है, दिल्ली के जो चुनाव हुए, जिस तरह के नतीजे आए काम के नाम पर, मैं खुद नहीं कह रहा हूं, ये बात केजरीवाल ने कही थी। राजू पांडे ने कहा कि भाई बार एंकर ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का काम, मैं केजरीवाल का ही बयान, जिन्होंने कहा था कि काम के नाम पर अगर काम देखिए तो वोट दीजिए, मैं रजा रिजवी साहब ये समझना चाह रहा हूं कि इस सियासत के केजरीवाल डेवलपमेंट जो मॉडल है, इसका असर क्या मुल्क की सियासत पर भी पड़ेगा? देखिए, जो केजरीवाल का मॉडल था, जो वो कह रहे थे बिजली फ्री, पानी फ्री और जो है वो मोहल्ले में हॉस्पिटल, ये जो बात केजरीवाल कह रहे थे, आप देखिए कांग्रेस ने उसी कैंपेन में कई जगह होल्डिंग लगवाया कि साहब हम 200 जो है मीटर जो है वो 200 यूनिट तक जो है बिजली फ्री देंगे और 600 यूनिट पे हम सब्सिडी देंगे। यानी जो केजरीवाल का था उसी को उसने दोहरा दिया। रिजवी साहब, अभी मैं राजू पांडे जी से भी यही बात कह रहा था कि आप करने के लिए कह रहे हैं, वो कर चुके हैं। नहीं, केजरीवाल की पार्टी कर चुकी है और बीजेपी और कांग्रेस करने के लिए वादा कर रहे हैं। साहब 200 हम देंगे और 600 वाट पे हम सब्सिडी देंगे। देखिए, ऐसा है, जो केजरीवाल ने अपना चलाया कैंपेन, उसी केजरीवाल के कैंपेन को ये लोग जवाब देते रहे। इन लोगों ने कोई ऐसा अलग से नहीं दिया कि साहब ऐसा है कि जो लड़कियों की शादी करेगा उसमें 100 बाराती लेके आएगा तो खाना हम देंगे, कपड़ा हम देंगे और लड़की का जोड़ा हम देंगे। ये कोई नई स्कीम जो केजरीवाल कहते गए, और केजरीवाल ने बहुत समझदारी से चुनाव लड़ा। आप देखिए कि वो जो है शाहीन बाग नहीं गए, क्योंकि सीए का इतना तेजी से चल रहा था, लखनऊ में हो, शाहीन बाग में हो, तो उनको ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से सीए के मामले में, एनआरसी के मामले में मुसलमान जो है हल्का से नाराज हो रहा है। तो अब ये था कि अगर मुसलमान नाराज हो रहा है तो मुसलमान किधर जाएगा। जाहिर सी बात है, हमारे लायक दोस्त ने भी बताया कि कांग्रेस ने मुसलमानों की बहबूदी और तरक्की के लिए क्या किया। तो वो ये समझ रहे थे कि मुसलमानों को वोट तो आम आदमी पार्टी को हनुमान मंदिर भी चले गए। सुनिए, बात सुन लीजिए, सुनिए, वो हनुमान मंदिर भी चले गए। बोलना चाहता हूँ, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप समझिए, आई लव यू भी कहते हैं, से खामोश बैठे वंदे मातरम, भारत माता की जय। यानी जो था, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था कि वो अपने मैनिफेस्टो में और अच्छे तरीके से जो वो डेवलपमेंट किए थे उससे ज्यादा, बिल्कुल डेवलपमेंट पर फोकस अगर करता तो शायद नतीजा कुछ और अलग होता। बिल्कुल, बहुत सही बात है रजा रिजवी साहब आपने कही। केजरीवाल ने अपने डेवलपमेंट में घेर के रख दिया इन पार्टियों को। और वंदे मातरम, अरविंद केजरीवाल जी जो भाजपा कहती थी कि वंदे मातरम को तो उसका विरोध करते थे, आज वो खुद वंदे मातरम करने लगे। नहीं तो इसमें बुराई क्या है? राजू पांडे साहब, अरविंद केजरीवाल को नहीं कहना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को वंदे मातरम नहीं कहना चाहिए। बुराई क्या है इसमें? अगर अरविंद केजरीवाल हनुमान जी के मंदिर चले जाते हैं, वंदे मातरम का नारा देते हैं, वंदे मातरम अगर बोलते तो इसमें बुराई क्या है? नारा लगवाए वंदे मातरम। डेवलपमेंट वंदे मातरम से कोई डेवलपमेंट होगा देश का। राजेश जी, आप मुझे ठीक है, देखिए नहीं एक करके बात करते। मैं इरफान कादरी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद डॉक्टर रमेश खान आपके पास भी आऊंगा। मैं इरफान कादरी साहब, ठीक है, बात हो गई। इरफान कादरी को ऑडियो दे दी। ठीक है, ऋषि की बात हो गई, रजा रिजवी साहब बात हो गई। इरफान कादरी साहब, दिल्ली में जिस तरह का परफॉर्मेंस कांग्रेस का रहा है, सवाल ये होता है कि क्या अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो इलाकाई पार्टियां हैं, कांग्रेस ने उन्हें एक तरह से ठेका दे दिया है कि बीजेपी को अगर हराना है दिल्ली में
तो आम आदमी पार्टी समझ ले, हरियाणा में हराना है तो वहां की लोकल पार्टी समझ ले। तो क्या इलाकाई पार्टी और रीजनल पार्टियों को कांग्रेस ने ठेका दे दिया है बीजेपी से मुकाबला करने का? जी नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सारे मुल्क की जितनी पार्टियां हैं ना आज एक हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जो बीजेपी की राजनीति है, राजनीति इनकी इतनी गंदी है कि जिस तरह से 2014 से लेकर आज तक जो है ये लोग डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं कर रहे। ये लोग हिंदू मुस्लिम, गौ माता, राम मंदिर या फिर बाबरी मस्जिद, शाहीन बाग, इन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो मंदिर जाते नहीं है। राजीव जी चिल्ला रहे थे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो मंदिर जाते नहीं है। नहीं, देखिए माता क्या क्यों नहीं गए राजीव जी, अबू जी आपने देखा हो गया, राहुल जी ने भी मंदिर गए थे। ये देखिए ये लोग जो है ना डिवाइड कर रहे हैं। ये लोग ये बता रहे कि मस्जिद गए, मंदिर गए, गुरुद्वारा गए। ये मुल्क है, मुल्क में सारे मजहब एक इक्वल है। आप ये बीजेपी वालों के देखिए जिस तरह से ये आरएसएस, बीजेपी की बात मत कीजिए, मैं कह रहा हूं कांग्रेस के बारे में मुझे बताइए। बीजेपी के बारे में सब पता है, कांग्रेस के बारे में मुझे बताइए। कांग्रेस ने चुनाव मजबूती से दिल्ली में क्यों नहीं लड़ा? मैं इस सवाल का जवाब चाह रहा हूं। आप कहां पड़े हुए आम आदमी पार्टी और बीजेपी में? मुझे कांग्रेस का जवाब चाहिए। कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव मजबूती से क्यों नहीं लड़ा? भाई बहुत मजबूती से लड़े। मैं तो मटिया महल गया था, मटिया महल में आम आदमी की जो लांबा लड़ रही थी, पूरी कोशिश की है दिल्ली में, आप समझिए, हमने सारी कोशिश की है, लेकिन जो फैसला आया ठीक है, वो हमारे लिए शर्मिंदगी का फैसला रहा। आम आदमी एक बात अलग है, लेकिन मैं बीजेपी की बात करना चाहता हूँ। बीजेपी के राजीव जी है ना, बीजेपी के इरफान साहब बीजेपी की बात मत कीजिए। बीजेपी के यहाँ सभी लोग बात कर रहे हैं। राजीव पांडे जी बीजेपी का वर्जन रख रहे हैं, बीजेपी की बात मत कीजिए। कांग्रेस के बारे में बताइए जो जीरो पर रहेगा। बीजेपी ने तो अपनी लाज बचा ली है, 8 सीटें आई हैं, 2015 के मुकाबले में उसकी सीटें बढ़ी हैं। कांग्रेस के बारे में बात कीजिए। मैं एमएच खान साहब आपके पास आ रहा हूं। एमएच खान साहब, मैंने जो सवाल रजा रिजवी साहब से किया था कि क्या दिल्ली की सियासत का असर मुल्क की सियासत पर पड़ेगा? अभी ऋषि मिश्रा जी कह रहे थे कि बिहार में सबसे पहला अब चुनाव होगा दिल्ली के बाद। क्या वहां के चुनाव पर दिल्ली के चुनाव का फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा? इमरान खान पहुंच जाएंगे बिहार और पाकिस्तान में बिहार पहुंचने वाला है थोड़ी देर में। एमएच खान साहब, अबू साहब, अभी कोई कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि सारे लोग एक हो जाएंगे और एक होकर चुनाव लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी 2 दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। एलजेपी थी और जनता दल यूनाइटेड। बिल्कुल, कोई असर हुआ? कुछ नहीं असर हुआ। अब ये कांग्रेस के जो इरफान साहब बैठे हैं, इनको ये नहीं पता कि कांग्रेस ने कितने काले कारनामे किए हैं। आप बाबरी मस्जिद से लेकर के यहाँ तक आ जाए, ताला किसने खुलवाया, काला किसने डलवाया। और अभी लेटेस्ट देखिए, महाराष्ट्र में शिवसेना साथ चले गए, सारा आइडियोलॉजी खत्म हो गई इनकी। तो जनता इन पे विश्वास ही अब नहीं कर रही है, और खासतौर से मुसलमान तो विश्वास ही नहीं करेगा कि कांग्रेस के साथ जाना है, क्योंकि कांग्रेस कहीं भी पलट सकती है, कोई बात भी पलट सकती है, कुछ भी कर सकती है अपने उसके लिए। अब आप देखिए, ये दोनों नेता राहुल गांधी हो और चाहे प्रियंका वाड्रा हो, ये दोनों लोग कहां थे चुनाव में? एक आदमी अपना घर में बैठा सो रहा था, एक आदमी मौज मस्ती कर रहा था। अब वाड्रा पर जो इतना जोर है, वाड्रा कि उनके दफ्तर में भी लिखा प्रियंका गांधी वाड्रा जरूर लिखना। अरे वाड्रा पे क्या जोर है भाई? जातिवादी राजनीति कर रहे। कांग्रेस कभी जातिवादी राजनीति नहीं कर रही थी, अब तो जातिवादी राजनीति शुरू कर दी। कोई वाड्रा बता रहा है, कोई जनेऊधारी करके तो अपने पंडित बताने की कोशिश कर रहा है। कहां फंसे हुए इरफान साहब? अरे आप समझिए कहां से कहां राजनीति जा रही है। और इरफान साहब तो आम आदमी पार्टी से निकलकर कांग्रेस में आए हैं। इरफान साहब तो आम आदमी पार्टी से निकलकर कांग्रेस में आए हैं। उन्होंने तो कई पार्टियों का एक्सपीरियंस है इरफान साहब को। मैं राजू पांडे साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। राजू पांडे साहब, क्या आपको लगता है कि दिल्ली वालों ने बीजेपी का स्टाइल था चुनाव लड़ने का, बीजेपी ने लगातार दावे कर उसे बिल्कुल पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, नकार दिया बीजेपी को दिल्ली वालों ने? अबू साहब 5 सेकंड मेरी बात हो रही है, 5 सेकंड मेरी बात दीजिए जी। की पार्टी को हमसे ज्यादा 5 सेकंड दे दीजिए जी, बात पूरी कर लीजिए। और उनको सरकार चलाएंगे 5 साल। मैं खान साहब आ रहा हूं, दोबारा से आ रहा हूं जी। लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि देखिए ऐसा है, मैंने अभी आपको बताया कि हम 32 से 40 के ऊपर गए तो लोगों ने हमको नकारा। हम उतने जितना हमको मिलना चाहिए था समर्थन, उतना नहीं मिला, ये मैं कहूंगा। अगर उस हिसाब से देखेंगे तो पिछले चुनाव से करीब 1% वोट कम मिले हैं आम आदमी पार्टी को इस विधानसभा के चुनाव में।
जो और जो कांग्रेस के हमारे ये देखिए कंफ्यूजन ये क्रिएट करते हैं, ये दिखाना नहीं चाहते कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री है कांग्रेस पार्टी। अगर ये दोनों खुलकर के साथ आ जाते तो इनको वोट नहीं मिलता। तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग अपना फ्रेंचाइजी क्रिएट करके। तो सियासत में तो सब चलता है राजीव पांडे जी, राजीव पांडे जी सियासत में तो सब चलता है, ये तो सियासत है। जब ही डिक्लेयर हुआ ये तो सियासत है राजीव पांडे जी, यहाँ तो सब चल रहा है, सब जायज है। छोड़कर कीजिए या सामने आकर कीजिए। आपकी जमात चिदम्बरम जी ने कहा जमात वहां हारी है, आप एक्सेप्ट कीजिए, कांग्रेस हमने एक्सेप्ट किया है, लेकिन ये राष्ट्र वाली बात हो गई आपकी। आपको हार मिली और आप हमारे ऊपर शरा मांग रहे कांग्रेस पार्टी ने। जनता के जाएंगे, हम मंथन करेंगे कि हमसे क्या गलती हुई है, हम सोचेंगे कि क्यों हम 40 पे ही रुक गए। बड़ी चोट लगी है आपको, आपकी हार से बड़ी चोट लगी लगता है। लेकिन राजू पांडे साहब लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं कि बीजेपी के जो लीडरों ने जिस तरह की बयानबाजी की उससे भी नुकसान हुआ है बीजेपी का दिल्ली में। जिस तरह की बयानबाजी की गई है पाकिस्तान से लेकर दहशतगर्दी और शाहीन बाग, इससे भी नुकसान हुआ है बीजेपी को। देखेंगे कि किसके कारण से हम 50% से ऊपर नहीं गए। अमित शाह जी ने कहा था कि हर स्टेट में लोकसभा चुनाव में करीब 14 या 15 स्टेट में 50% से इस पार्टी के खिलाफ जिस तरीके की बात, देखिए कुछ लोग हैं जो पैथोलॉजिकल हेट्रेड है, वो किसी भी स्तर पर जाके भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे, उनको वो हेट्रेड मुबारक। क्या हो गया? ये जो अरविंद केजरीवाल बीजेपी उनका दिल नहीं जीतेगी, बीजेपी उनका दिल जीतने की कोशिश नहीं करेगी। हेट की राजनीति अरविंद केजरीवाल के अमानतुल्लाह खान ने शुरुआत की कि बसों में आग लगवाई। नहीं तो अमानतुल्लाह खान का नतीजा तो आप देख लीजिए, आप रिजल्ट देखिए अमानतुल्लाह खान का। क्या किया राजीव पांडे जी, अमानतुल्लाह खान का रिजल्ट आप देख लीजिए, क्या शानदार रहा। रिकॉर्ड वोटों से जीते अमानतुल्लाह खान। नहीं, रिकॉर्ड वोट से तो सर वोट से तो बहुत लोग जीतते हैं। बताऊं अमानतुल्लाह खान वहां पर 40-50% उनके। मैं इस विषय में ज्यादा आगे नहीं बोल रहा, समीक्षा नहीं कर रहे, मैं वो जवाब भी बोले जा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ कपिल मिश्रा के बयान पे नहीं बोलेंगे। कपिल मिश्रा ने कहा देने के लिए मैं यहाँ ऋषि में आ रहा हूं। एक सवाल है। देखिए ऐसा है, अमानतुल्लाह खान पर मैं पार्टी का पक्ष रखने आया हूं। कपिल मिश्रा का बयान नहीं देंगे। कपिल मिश्रा कहेंगे ये कपिल मिश्रा बीजेपी का नेता ही नहीं है। अरे भैया बीजेपी के प्रवक्ता नहीं, ये राजीव पांडे जी सवाल तो वाजिब है कि आप कपिल मिश्रा पे बात नहीं करेंगे, बग्गा जी पे बात नहीं करेंगे, योगी जी पे बात नहीं करेंगे, अमानतुल्लाह खान पर बात करेंगे आप। अमानतुल्लाह खान ने क्या कुछ कहा उस पर आप बात करेंगे, लेकिन कपिल मिश्रा ने क्या कहा आप उस पर बात नहीं करेंगे। बग्गा जी ने क्या कहा उस पर आप बात नहीं करेंगे। अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली को दंगे में झोंकने की कोशिश की, दिल्ली पुलिस ने रोक दिया। जामिया मिलिया में जो दंगे की राजनीति कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, और दंगे में झोंकने की कोशिश की, दिल्ली पुलिस के एक्शन की वजह से दंगा रुका। ठीक है भाई, सभी खामोश हो जाइए। मैं ऋषि मिश्रा जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं भारद्वाज जी आपके पास आ रहा हूं। भारद्वाज जी, फिर से 5 साल मिले हैं और काम करने का आम आदमी पार्टी को एक और मौका दिल्ली के लोगों ने दिया है, विश्वास पर, उनके काम पर, डेवलपमेंट के मॉडल पर, और एक मौका और आम आदमी पार्टी के पास है। मतलब चैलेंज बहुत बड़ा है, 5 साल भी और चैलेंज भी बहुत बड़ा है। देखिए निश्चित तौर पर चैलेंज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली के लोगों ने दी है। हम आज से अपने काम में जुट चुके हैं। हमारा एक सपना है, हमारा अरविंद केजरीवाल जी का एक ड्रीम है कि दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बनी। दिल्ली ऐसी सिटी हो जहां देश के लोग आए तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, जहां बाहर से आदमी आए तो उसे दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे लगे, जो बाहर से आदमी आए उसे रोजगार की व्यवस्था हो, उसे सस्ती बिजली मिले, सस्ती पानी मिले, अनऑथराइज कॉलोनीज की डेवलपमेंट हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, बुजुर्गों का सम्मान हो। सेंटर से मदद लेंगे या नहीं? बाहर से कोई भी आए तो सेंटर से मदद लेंगे या नहीं? मोदी जी से मदद मांगेंगे या नहीं केजरीवाल जी? सेंटर को मदद देनी चाहिए। सेंटर निश्चित तौर पर क्योंकि दिल्ली में चुनी सरकार के पास शक्तियां नहीं है, स्टेट नहीं है। हम आधी चीजों पर सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड है और आधी चीजों पे एमसीडी पे डिपेंड है। तो हम चाहते हैं, ये भाई साहब बैठे भाजपा के मेरे साथी, कि भैया हमें केंद्र सरकार से सहयोग दिलवाना, एमसीडी से सहयोग दिलवाना, हम और आप मिलकर दिल्ली को खूबसूरत शहर बनाएंगे। ठीक है ऋषि मिश्रा जी, बहुत छोटा सा कमेंट, वाइंड अप मुझे करना है, बहुत छोटा सा कमेंट। दिल्ली के सामने चैलेंज बहुत है, 5 साल जरूर मिले लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं। एक तरफ मोदी सरकार है, मोदी गवर्नमेंट है, उससे भी आपके सामने चैलेंजेस हैं। एमसीडी भी आपकी नहीं है, डीडीए में भी आप नहीं, दिल्ली की सिक्योरिटी भी आपके साथ नहीं है, तो चैलेंजेस बहुत हैं केजरीवाल के लिए।
और ऐसे में काम भी करना जिन लोगों ने वोट किया है। मिश्रा जी। जी, सवाल मुझसे है? जी जी, आपसे सवाल है, बहुत छोटा सा जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए हमारे देश में संघीय ढांचा है और नो डाउट केजरीवाल जी को केंद्र से पल पल हर समय मदद लेना होगा, क्योंकि जब जो इन्होंने वादा किया है उसको फुलफिल करने के लिए कहीं न कहीं बड़े राशि की जरूरत होगी और फ्रेंडली रिलेशन सेंटर से होगा, तभी जाके ये जो प्रॉमिस उन्होंने किया जनता से वो पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल, अब देखना ये भी अहम होगा। केजरीवाल के सामने तो जाहिर सी बात है चैलेंजेस हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से, मरकजी सरकार से क्या कुछ मदद मिलती है केजरीवाल सरकार को, ये देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि मिश्रा जी, राजू पांडे साहब, घनेंद्र भारद्वाज जी, मोहम्मद इरफान कादरी साहब, डॉक्टर एम एच खान साहब, रजा रिजवी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब। शादी का